नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के चुनावी दौरे पर। मेघालय और नागालैंड में करेंगे रोड शो और रैली। स्वतंत्रता सेनानियों को पेश करेंगे श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान के आर्थिक संकट पर बड़ा बयान। पाकिस्तान का मूल उद्योग आतंकवाद छोड़े बिना मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति तक पहुंचने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव किया पारित। 141 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। भारत और चीन सहित 32 देशों ने प्रस्ताव से बनाई दूरी। भारतवंशी अजय बंगा का वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनना तय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की उनके नाम की घोषणा। मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ हैं अजय बंगा। और महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में हारा भारत। कांटे के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 5 रनों से दी मात। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पर आज दूसरे वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसका विषय होगा कृषि और सहकारिता। 12 वेबिनार की यह श्रृंखला 11 मार्च तक चलेगी। सरकार आम बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव और विचार पाने के लिए इनका आयोजन कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने हरित विकास विषय पर वेबिनार को संबोधित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आम बजट 2023-24 में हरित विकास को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं का जिक्र करते हुए हितधारकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान बायो ईंधन पर केंद्रित है और निवेशकों के लिए अपार अवसर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री आज चुनावी राज्य नागालैंड और मेघालय के दौरे पर भी रहेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग में एक रोड शो भी करेंगे। साथ ही वो पश्चिमी मेघालय के तुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे राज्य के 3 स्वतंत्रता सेनानियों यू टिरोट सिंह, यू कियांग नांगबाह और पा तोगन संगमा को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शिलांग शहर के ख्यान दाई लाह क्षेत्र में रोड शो में भाग लेंगे और इसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री वेस्ट गारो हिल्स जिले के तुरा के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वो BCCI के आलोट ग्रे स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फ्रेडरिक राय खारकोनगढ़ से बातचीत की। सनसेट टीवी के संवाददाता सूरज मोहन झा ने। मेघालय विधानसभा चुनाव में 27 फरवरी को मतदान होना है और मेघालय में सभी तरह की तैयारी हो चुकी है। अभी हम इस समय मौजूद हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मेघालय के फ्रेडरिक रॉय खारकोनगढ़ साहब के साथ, जो पूरे मेघालय में मतदान की तैयारी को देख रहे हैं। सर, हमें बताएं, मेघालय में शांतिपूर्वक मतदान हो इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? हाँ, तो जो हमारे 27 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं तो उसकी पूरी तैयार हो रही है। अभी पूरी जम से तैयारी हो रहे हैं और ख़ास तौर पर शांति और लॉ एंड ऑर्डर संभल के रहने के लिए हमारे यहाँ पर 119 कंपनी है CRPF के, CAPF के, और 40 तो पहले से मतलब ये जो कंपनी आ चुके हैं और अभी रिमेनिंग 79 कंपनीज ये त्रिपुरा इलेक्शंस के बाद यहाँ पर आएंगे। और त्रिपुरा इलेक्शंस तो अभी 16 तारीख में मतलब हो चुके हैं, तो अभी वो जो बाकी 79 कंपनीज अभी यहाँ पर इंडक्शन का उसका प्रोसेस चालू हो गया। और हमें पूरा आशा है क्योंकि मेघालय पिछले इलेक्शंस के मुताबिक on the basis of the previous elections also it has always been peaceful, and so we hope and we trust that this time also by and large the entire elections will be held in a peaceful manner, and also that the people come out in large numbers. In the previous elections, our polling percentage in 2018 elections, polling percentage was 86.90, which is fairly high. But this time we are aiming and we are hoping that it even exceeds 90%,
we have a Mission 300 which we have launched, where we have identified 5 lowest polling stations, lower than the state average of 86.9%. And we have launched this Mission 300 across 60 constituencies. So we have urged all the voters of these constituencies to come out in large numbers by involving headmen, youth groups, the women's group. So we're calling it Mission 300. Your right is your might. Your voice is your choice. Love your state, love your vote, and love your voice. 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संसद टीवी मेघालय और नागालैंड दोनों राज्यों की चुनावी गहमागहमी पर लगातार नजर बनाए हुए है। शिलोंग से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रोड शो करने वाले हैं शिलोंग में और साथ ही वो तुरा में भी जनता को संबोधित करेंगे और राज्य के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शालिनी, मैं इस समय शिलोंग के पुलिस बाजार चौक पर खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जो रोड शो होगा, रोड शो यहीं पर आके खत्म होगा और उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री यहां जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। यहां का माहौल काफी उत्साहजनक है। आप पीछे देख सकते हैं, मेघालय और संगीत एक दूसरे के पर्याय है, तो यहाँ म्यूजिक का भी इंतजाम किया गया है, बैंड का इंतजाम है, साथ में मंच सज चुका है यहाँ पर प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए। और पूरा ये जो चौक है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या आम लोगों में उत्साह की बात करें, काफी उत्साह है लोगों में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और अभी से पूरी तैयारी कर ली गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दूसरा मंच है जहाँ पे संगीत जो है, बैंड एक जो है वो यहाँ का लोकल बैंड है जो कि दर्शकों को जो है प्रचार के लिए लगाया गया है। साथ में आप पुलिस पर्सनल्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस देख सकते हैं प्रधानमंत्री की इस रैली और रोड शो की सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम मेघालय में बात करें तो राजनीति चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं आखिरी चरण में आ गया है और तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी के आज 2 जनसभाएं हो रही है। उसके अलावा हम देख रहे थे कांग्रेस ने भी के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल यहाँ पर सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ के जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, चाहे वो एनपीपी की बात करें जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने भी पूरी ताकत झुकी हुई है और कर्नाटक संगमा ने अपने कंधे पे ही पूरा चुनाव प्रचार का भार संभाला हुआ है। वो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं। साथ में यहाँ की जो स्थानीय है, चूंकि आप जानती है कि मेघालय जो है वो 3 हिल्स में बटा हुआ है, खासी, गारो और जयंतिया में, तो वहां के भी हिल्स के भी जो लोकल पार्टियां हैं, जो राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनसभाएं करके चुनाव प्रचार कर रही हैं और जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अब जो है 27 तारीख को ही मतदान होना है, तो ये उनका अंतिम प्रयास है यहाँ पर और जो भी जनता को लुभाने की बातें हो सकती हैं वो सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। शालिनी, धन्यवाद सूरज इस जानकारी के लिए। मेघालय में आपने देखा कि लोगों में कितना उत्साह है और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। मेघालय के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागालैंड के दीमापुर जिले के चुमुकेदिमा में भी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी एनडीपीपी की रैली को वहां पर संबोधित करेंगे। नागालैंड में भी मेघालय के साथ ही 27 फरवरी को मतदान होना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले थे संवाददाता, लेकिन तकनीकी कारणों से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव भारत यात्रा पर हैं। आज वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सदियों पुराने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। साथ ही संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। बातचीत में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने की बात तय की गई और भारत और गुयाना के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आज अपना 61वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, साथ ही शोभा करंदलाजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कोई भी देश मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता और समृद्ध ताकत नहीं बन सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित एशिया आर्थिक संवाद में बोल रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में आतंकवाद मूलभूत मुद्दा है, हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। You know, a country has to fix its economic issues. A country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. You know, I mean, no country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. So among the changes which need to be made are also changes pertaining to all of that. So I think that remains a very major problem. एनआईए की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2017 के एक जासूसी मामले में दिल्ली के चांदनी महल निवासी मोहम्मद परवेज को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। मामला भारत के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में तैनात सुरक्षा कर्मियों से सूचना हासिल करने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा रची गई साजिश से जुड़ा है। दोषी परवेज पाकिस्तानी खुफिया विभाग के हैंडलर के लिए काम करता पाया गया था। फिलहाल रुख करते हैं आज की टॉप 10 खबरों का। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों, खासकर विकास और नवाचार के भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे सतना में कोल समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शबरी माता जयंती के अवसर पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाम को सतना के मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए शांति निकेतन आश्रम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकियों के सिलसिले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन आज से रायपुर में आयोजित हो रहा है। यह अधिवेशन 26 फरवरी तक चलेगा। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक द्वारा संयुक्त रूप से पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पहला समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। ये सर्वेक्षण आज से शुरू होकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। अब तक तीनों राज्य अलग अलग सर्वेक्षण करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर डेटा का दोहराव होता था क्योंकि सर्वेक्षण अलग अलग समय अवधि में किए जाते थे। गुजरात में नवगठित विधानसभा का पहला बजट सत्र चल रहा है। राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। ये सत्र 29 मार्च तक चलेगा। कोयला मंत्रालय आज से 27 कोयला खदानों के लिए मॉक ई नीलामी आयोजित करेगा। इस ई नीलामी का उद्देश्य बोलीदाताओं को नीलामी प्रक्रिया से परिचित कराना है। मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के छठे दौर और 5वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 36 कोयला खदानों के लिए 96 बोलियां प्राप्त हुई। तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद इस महीने की 27 तारीख से 27 कोयला खदानों को आगे की नीलामी के लिए रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय सभी राज्य सरकारों को अपने संबंधित कार्यस्थलों पर महिला छात्रों और कामकाजी वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दर्द की छुट्टी के लिए नियम बनाने और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 के अनुपालन के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। और अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप भारत और कोरिया दोनों देशों के बीच आज से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव इंडोर रेसलिंग हॉल में होगा। समारोह के दौरान दोनों देशों के बीच खेल आदान प्रदान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी होगा।
टॉप 10 के बाद अब रुख करते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। एक बार फिर भूकंप के झटकों से इंडोनेशिया दहल उठा है। इस बार भूकंप इंडोनेशिया के तोबेलो शहर में आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये भूकंप आज आया, जिसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया से 177 किलोमीटर उत्तर में था। फिलहाल भूकंप से नुकसान की कोई खबर नहीं है। उत्तर कोरिया ने परमाणु पलटवार का संचालन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए 4 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है, जो जवाबी परमाणु हमला करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इस अभ्यास में कोरियाई पीपुल्स आर्मी की रणनीतिक क्रूज मिसाइल इकाई शामिल थी, जिसने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर समुद्र की ओर उत्तरी हैमयोंग प्रांत के किमचाक शहर के क्षेत्र में 4 हवासल 2 मिसाइलें दागीं। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी ने ये जानकारी दी। रूस की तरफ से यूक्रेन में जारी हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति तक पहुंचने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया। 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने इसका विरोध किया। वहीं चीन और भारत सहित 32 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। यूएनजीए ने एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव रूस से शत्रुता समाप्त करने और यूक्रेन से सैनिकों की वापसी का आह्वान करता है। नेपाल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर का नेपाल दौरा रोक दिया है। सीआईए के डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स का 2 दिनों का नेपाल दौरा प्रस्तावित था। जोसेफ को 15 और 16 फरवरी को काठमांडू का दौरा करना था। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और हवाई रूट के लिए अनुमति ले ली गई थी। नेपाल में किन नेताओं और अधिकारियों से मिलना है, इसके लिए समय भी तय कर लिया गया था, लेकिन दौरे से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री प्रचंड ने सीआईए के डायरेक्टर के भ्रमण को रद्द करने के लिए कह दिया। नेपाल सरकार की तरफ से अचानक ही हुए इस फैसले से काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास स्तब्ध है। वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रशासन भी हैरान है कि आखिर नेपाल सरकार ने इस तरह का फैसला क्यों और किसके दबाव में लिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। भारत की G20 की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू होने जा रही है। इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। बैठक के एजेंडे में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना शामिल है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया है। वो इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतवंशी बन सकते हैं।
अजय बंगा के पास 30 साल का अनुभव है। वो अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक के बोर्ड में रह चुके हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा होना बाकी है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। काहिरा में ISSF विश्व कप राइफल के अंतिम दिन भी भारतीय खिलाड़ी मेडल जीतने में कामयाब रहे। 20 वर्षीय युवा निशानेबाज अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की। यह अनीश का सीनियर टूर्नामेंट में अपना पहला व्यक्तिगत पदक है, जो उन्हें 3 शूट ऑफ के बाद मिला। साउथ अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। टीम की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने 52 और जेमिमा रॉड्रिक्स ने 43 रनों की पारी खेली। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 24 फरवरी साल 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान की शुरुआत हुई। यह योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी और उत्पादक कृषि क्षेत्र के लिए नीतिगत कार्यों को शुरू करना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये की 3 समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। 24 फरवरी साल 1739 में फारस के शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। इतिहास में खास महत्व रखने वाला यह युद्ध महज 3 घंटे तक ही चला। नादिर शाह ने 2 वजहों से भारत का रुख किया था। पहली, उसे अपनी विराट फौज को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता थी और भारत से लूटा गया धन इस समस्या का हल हो सकता था। दूसरी वजह मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। इस युद्ध में मोहम्मद शाह की पराजय हुई। इस करारी हार से मुगल वंश फिर न उबर सका। 24 फरवरी साल 2010 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक लगा। यह दोहरा शतक बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों में 25 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए थे। यह मैच ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया। इसके साथ ही सचिन ने लगभग 13 साल पुराने पाकिस्तान के सईद अनवर के वनडे में बनाए गए 194 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश, भारत के युवा साइबर अपराध के मुद्दे पर क्या